नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, प्राचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, आप सभी का मंतव्यम शिक्षण संस्थान चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं। इस चैनल पर मेरे द्वारा प्रतिदिन शिक्षा मनोविज्ञान के आरपीएससी द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं तथा अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनमें आए हुए सभी प्रश्नों का प्रतिदिन स्पष्टीकरण किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक टॉपिक का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न हैं, ये आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहां शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। मेरे द्वारा विगत 15 वर्षों से शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ाया भी जा रहा है और इन प्रश्नों का समावेश भी किया जा रहा है। मेरे द्वारा इस बाजार में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनसे संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक पुस्तिकाएं हैं। जैसे देखिए, एक पुस्तक ये है शिक्षा मनोविज्ञान की, जो मेरे द्वारा संकलित है, लिखित है। एक दूसरे जो चवन प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक है, जिसमें अब तक की जो आए हुए प्रश्न, सभी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से समावेश और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसको 7300 प्लस ये चवन प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक है। ऐसे ही एक पुस्तक और है जो रीट से संबंधित है, वह भी आपको दिखाता हूं। ये रीट वाली पुस्तक भी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। साथ ही आज बाजार में एक बहुत अच्छी पुस्तक भी आई हुई है जो दिशा प्रकाशन से प्रकाशित है। उसने भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अच्छा सा समावेश किया है और प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी किया है। श्रीमती नंदिनी और डॉक्टर राजीव जी हैं, उनकी ये पुस्तक है। ये भी बहुत उपयोगी पुस्तक है। तो इसलिए आप सभी के अनुरोध पे, जो आपने बार बार मेरे को ये कहा, अक्सर एक बार आप स्पष्टीकरण कर दीजिए। हमें पुस्तकें तो मिलती हैं, बट कोई समझा दे एक बार, यदि गुरु मुख से हम इसको समझ लें तो हमारे लिए उपयोगी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना बच्चों के उपयोग की दृष्टि से हम इनका स्पष्टीकरण प्रतिदिन करें और एक एक बिंदुवार, एक एक प्रश्न को जो परीक्षा में आए हुए हैं, उनका हम यहाँ पे स्पष्टीकरण करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको मेरे पीछे ये पीपीटी दिख रही होगी, जो अब तक जो प्रश्न आए हैं उनका समावेश के बारे के अंतर्गत जो ये पीपीटी आपको दिख रही है, उनमें आपको देख रहे हैं प्रश्न है और प्रश्न के साथ ही इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो उस परीक्षा का नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न आया हुआ है। तो प्रत्येक प्रश्न का हम समय न गवाते हुए स्पष्टीकरण करते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये हमारे शिक्षा शास्त्र से है। किससे है भाई? शिक्षा शास्त्र से, जिसको हम कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। यानी पहली यूनिट के रूप में हम जो ले रहे हैं, वो पहली यूनिट क्या ले रहे हैं हम? शैक्षिक मनोविज्ञान से ले रहे हैं। कौन से मनोविज्ञान से ले रहे हैं भाई? शैक्षिक मनोविज्ञान से। तो शैक्षिक मनोविज्ञान से जो प्रश्न आए हुए हैं, सबसे पहले हम इसी यूनिट के अंतर्गत जो समावेशित है प्रश्नों का हम करेंगे। और मेरी जो पुस्तक है उसमें भी हमने इसी टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को लेकर के प्रश्नों का संकलन किया है, कौन सा प्रश्न कौन से टॉपिक से है। ऐसे ही मार्केट में मैंने अभी नाम लिया था, दिशा प्रकाशन से भी प्रकाशित एक पुस्तक है, उसमें भी टॉपिक वाइज एक एक प्रश्नों का समावेश किया गया है। चाहे तो आप पुस्तकों भी देख सकते हैं और पुस्तक को पढ़ने के बाद में और ये मेरी स्पष्टीकरण क्लासों को देखने के बाद में आपको बहुत अच्छे से साइकोलॉजी समझ में आएगी। और मैं समझता हूं यदि आप इन प्रश्नों को पूर्णतः यदि कर लिया, याद कर लिया और एक बार इसको निकाल दिया या टॉपिक को सुन भी लिया, निश्चित आप परीक्षा में 90% अंक लाने के अधिकारी बन जाएंगे। देखिए, जो पहला टॉपिक हमारा है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान। अब शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत देखिए, ये जो साइकोलॉजी शब्द की यानी मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये दोनों इससे संबंधित हम प्रश्नों का समावेश करें पहली यूनिट के अंतर्गत। हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है फर्स्ट ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011। ये आए हुए इस तरीके के प्रश्न सारे यहाँ पे आपको समावेश में मिल जाएगा, आपको अंकित मिल जाएगा कौन सा प्रश्न कौन से में आया है। पहला प्रश्न है साइकोलॉजी, यानी PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अब आप देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आप जल्दी से ये कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरे को।
अब कौन सा इसके अंदर का सही होगा? क्या इसमें अंग्रेजी है, रूसी है, लैटिन है, अमेरिका है? तो देखिए इसको हम समझ भी लें कि कौन सा इसके अंदर का तो होगा। देखो साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साइकोलॉजी की हम बात करते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द जो है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, साइकी और लोगस। किससे बना है भाई? साइकी और लोगस। अब ये साइकी और लोगस की जो बात कर रहे हैं, साइकी शब्द, साइकी का अर्थ होता है सोल, SOUL, सोल। सोल का अर्थ है आत्मा। क्या है भाई? आत्मा। ये आत्मा, ये सारी बातें यूनान की बातें हैं, यूनानी भाषा के अंतर्गत इसको देखें, यूनानी। तो या तो हम इसको यूनानी भाषा कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यूनानी शब्द नहीं है, वर्तमान इसको लैटिन शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का। देखिए यहां और भी हम देख सकते हैं, जो इसकी बात कर रहे हैं, यहां और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? दो से कौन कौन से हैं? पहला शब्द मैं आपको बताया था साइकी। क्या है भाई? साइकी। दूसरा शब्द की बात की थी अपन ने लोगस। कौन सा? लोगस। ये ध्यान रखना, आगे प्रश्न इसके बारे में भी पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस से। देखो जो साइकी का अर्थ सोल मानता है, और सोल का अर्थ जो आत्मा होता है, वह व्यक्ति मानने वाला है गैरिट। कौन है भाई? गैरिट। नाम रखना, आगे जाके प्रश्न आएगा, स्पष्टीकरण हम कर रहे हैं यहीं पे। साइकी शब्द का ये जो वर्गीकरण किया है साइकोलॉजी शब्द का, तो साइकी का सोल, सोल को आत्मा मानने वाला, आत्मा, और लोगस का अर्थ मानते हैं अध्ययन या विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। ये वर्गीकरण किसने दिया है? ये गैरेट ने दिया है। बट आप याद ध्यान रखना, ये जो साइकी शब्द का जो आत्मा मानता है, वैसे ही एक दूसरा व्यक्ति जो चेतनावादी है, जो चेतनावाद के अंतर्गत मानते हैं हम, जिसका नाम है पंपोलॉजी। कौन है भाई? पंपोलॉजी। ये पंपोलॉजी भी साइकोलॉजी शब्द का यही अर्थ दो भागों में विभक्त करता है, परंतु ये पंपोलॉजी यहां इसका साइकी का अर्थ आत्मा ने मान करके मन या मस्तिष्क मानता है। क्या मानता है भाई? मन या मस्तिष्क। क्या मानता है? मन या मस्तिष्क। अब देखो यहां यदि प्रश्न ऐसे आ जाए, साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण पंपोलॉजी के द्वारा क्या किया गया है, तो वहां दो अर्थ किए हैं, साइकी और लोगस। तो साइको का पंपोलॉजी ने माना है मन और मस्तिष्क, और गैरेट ने माना है भाई आत्मा। क्या माना है? आत्मा। ये भी यहाँ पे अलग से प्रश्न बना जा सकता है, तो हम एक ही प्रश्न से अन्य दूसरे प्रश्न की ओर भी जा सकते हैं। तो यहाँ आपके जो प्रश्न आया हुआ है वो क्या आया हुआ है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई बच्चों? क्या हो जाएगा इसमें? लैटिन। कौन सा हो जाएगा? लैटिन। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा हो जाएगा इसके अंतर्गत? लैटिन। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, लैटिन शब्द साइके का अर्थ है। लैटिन शब्द साइके का अर्थ है, बताइए। अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में स्पष्टीकरण किया है, लैटिन शब्द साइके किसका अर्थ पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये आपको पता है कि कौन सी परीक्षा में आया हुआ है, ये आपको पता है भैया। बार बार इसके बारे में हम चर्चाएं नहीं करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा ये कौन सी परीक्षा में आया है। ये पूछ रहा है लैटिन शब्द साइके, लैटिन भाषा की शब्द की बात थी, साइकोलॉजी की उत्पत्ति, यानी यहाँ पे साइकी की बात कर रहा है। अब यहाँ देखो साइके का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं पूछा है। यदि व्यक्ति विशेष गैरेट के नाम से पूछता तो क्या मान लेते हम? गैरेट के नाम से तो आत्मा हो रहा है, ठीक है। और यदि हम उसके आधार में मानते हैं, पंपोलॉजी का नाम दिया होता, पंपोलॉजी के अनुसार लैटिन शब्द साइके का अर्थ क्या होगा, तो क्या मानते हैं हम इसके अंदर? मन मानते हैं। क्या मानते हैं? मन। बट यहाँ पे क्या दिया है? केवल साइकी का अर्थ, और साइकी का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है? SOUL, सोल। और सोल का अर्थ क्या होता है? आत्मा। क्या होता है भाई? आत्मा। तो यहां लैटिन शब्द साइकी का अर्थ क्या हो जाएगा? मन होगा, चेतना होगा, व्यवहार होगा, आत्मा होगा। कौन सा होगा भाई यहाँ पे यदि हम बात करें तो? बोलिए जल्दी।
क्या हो जाएगा? आत्मा। क्या होगा? आत्मा। क्लियर है? लैटिन शब्द साइक का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें? आत्मा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करवाता है भाई? मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, आदर्शों का। बोलिए किसका अध्ययन करवाता है मनोविज्ञान? अब देखो पहले हम बात कर लें, ये थोड़ा समझ लेते हैं। मनोविज्ञान जो है इसका क्रमिक विकास हुआ है भाई। क्या हुआ है? इसका क्रमिक विकास हुआ है। मनोविज्ञान का देश काल परिस्थिति की बात करें, समय की बात करें तो अर्थ अलग अलग होता रहा है। क्योंकि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की यदि हम बात करें क्रमिक विकास हुआ है। सबसे पहले मनोविज्ञान किसका था? शुरुआत में जो मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये आत्मा का था। किसका था? आत्मा। बाद में क्या होने लगा? ये मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क। इसके बाद में क्या होना बना? ये चेतना। क्या होना? चेतना। और बाद में इसका हो गया व्यवहार। क्या हो गया? व्यवहार। यानी मनोविज्ञान किसका अध्ययन करवाता था? शुरू में हम बात करते थे मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ऐसी जो, क्योंकि यहां 16वीं शताब्दी से पहले, 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हो गया? मन मस्तिष्क के बारे में आ गई। 19वीं में चेतना, और 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक, यानी आज दिनांक तक ये मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का है। अब यहाँ व्यवहार का, ये मैं नहीं पूछ रहा मनोविज्ञान का अध्ययन है, ये पूछ रहा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करवा रहा है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करवा रहा है? व्यवहार का। लेकिन केवल व्यवहार का अध्ययन कैसा करवाता है ये? क्योंकि विज्ञान जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक अध्ययन करवाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, इसीलिए कहते हैं आत्मचेत व्यवहार। क्या होता है भाई? देखो आत्मचेत व्यवहार। व्यवहार, आ से आत्मा, मैं से मन मस्तिष्क, चेत से चेतना, व्यवहार से व्यवहार। मनोविज्ञान किसका विषय है? आज व्यवहार का विषय है। और मनोविज्ञान के हम अध्ययन करते हैं, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या हो जाएगा भाई? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अंदर चलते हैं अपन। देखिए आगे, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विषय है। देखिए यहां पे एक शिक्षा, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। देखो मैं इसको थोड़ा सा और अपन को समझते हैं। ये जो भाई मनोविज्ञान है इसका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बहुत लंबा है। मनोविज्ञान के क्षेत्र के साथ ही एक छोटी सी शाखा के रूप में, किसके रूप में भाई? एक शाखा के रूप में हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को। किसको पढ़ते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान को। यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान का बहुत सारे चीजों से, बहुत सारी जो टॉपिक्स है उनसे संबंध है, रिलेशन है उनका। तो वैसे मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ भी संबंध है। जैसे यदि हम बात करें आयुर्वेद के साथ मनोविज्ञान का संबंध है, जनसंख्या के साथ में मनोविज्ञान का संबंध है, राजनीति के साथ में है, दर्शन के साथ है, कंप्यूटर के साथ में है, सभी विषयों के साथ में है। चूंकि हम यहाँ विषय पढ़ रहे हैं शिक्षा, और यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। देखो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करते थे हम? मनोविज्ञान के अंदर व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते थे। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं अपन? व्यवहार का। अभी से जस्ट पहले वाले प्रश्न में बात की थी अपन ने, वैज्ञानिक अध्ययन। अब ये जो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं हम, व्यवहार का कर रहे हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब देखो शिक्षा में किसका अध्ययन किया जाएगा? शिक्षा में देखो व्यवहार आ गया है यहाँ पे,
व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। चेतना, मन, मस्तिष्क, तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं इस चीज को कि इसके अंतर्गत क्या हो सकता है। अगर वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करवा रहा है, तो इसके अंदर यदि हम देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा भाई, मानव व्यवहार का, क्योंकि शिक्षा किसके लिए है, मानव के लिए। और शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन किसका करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब आप ये देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करवाता है और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा क्या करती है, तो ये ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। ये जो शिक्षा है, शिक्षा को बोलते हैं EDUCATION, शिक्षा। शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन करते हैं हम। शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, परिमार्जन। शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं हम, व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या करेंगे अपन, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में करेंगे व्यवहार का अध्ययन करते हुए व्यवहार का परिमार्जन। ये आगे जाकर के ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगर एजुकेशन और ये दोनों चीजें आप यही समझ लीजिए, अगर मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वहां पर एजुकेशन क्या करता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। एजुकेशन के कई बार उद्देश्य भी पूछ लिए जाते हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो देखिए, ये शिक्षा को बोलते हैं एजुकेशन। हम यही समझ लेते हैं इसको, टॉपिक को। मेरा समझाने का उत्तर डायरेक्ट प्रश्नों का आंसर बताना नहीं है। मैं चाह रहा हूं इससे संबंधित यदि और भी कोई क्वेश्चंस आपके आते हैं तो क्लियर होते हुए चलें, हम दोबारा में साइकोलॉजी नहीं पढ़नी पड़े, वो टॉपिक यहीं पे अपना क्लियर हो जाए। यहां हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा क्या करती है, मानव के व्यवहार का परिमार्जन करती है। अब देखिए, परिमार्जन करती है, परिमार्जन कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, कितना किया जाए, ये हमें मनोविज्ञान सिखाता है। इसीलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, क्योंकि जो बच्चे आते हैं उनके व्यवहार को देखना पड़ेगा। तो यहां मैं बात कर रहा था एजुकेशन क्या करती है। एजुकेशन देखो, ई फॉर इफेक्टिव, इफेक्ट डालती है शिक्षा। डी फॉर ड्यूटी, डी फॉर डिसिप्लिन। डी फॉर ड्यूटी, ड्यूटी यानी कर्तव्य का ज्ञान करती है शिक्षा, और डिसिप्लिन अनुशासन स्थापित करती है शिक्षा। यू फॉर यूटिलाइजेशन, हमें उपयोग में लेना सिखाती है शिक्षा। सी फॉर कल्चर, हमें संस्कृति का ज्ञान देती है शिक्षा। सी फॉर करेक्टर, हमें चरित्र का निर्माण करती है शिक्षा। ए फॉर एक्टिव, हमें एक्टिवता देती है, दक्षता, एक्टिवता यानी प्रदान करती है, क्रियाशील बनाती है। टी फॉर ट्रेंड, हमें दक्ष बनाती है शिक्षा। आई फॉर इंस्ट्रक्शन, हमें निर्देश देती है शिक्षा। ओ फॉर आउटलुक, हमें दूरदृष्टा बनाती है शिक्षा। और एन फॉर नैरोलेसेस, हमें संकुचित विचारधारा को दूर करती है शिक्षा। ये सारा का सारा परिमार्जन शिक्षा करती है। लेकिन हम परिमार्जन को कैसे करें, इसलिए हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। और यही वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करवाते हैं। क्लियर है भाई ये प्रश्न आपका, यदि परीक्षा में आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान चेतना, मस्तिष्क, आत्मा इत्यादि की बात नहीं करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में क्या करती है, मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। नेक्स्ट में चलते हैं, देखो आगे। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो भाई आपको ये भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न आए हुए जो प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं आपसे, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, ये स्पष्टीकरण कर चुके हैं अपन। क्या होगा बताइए, क्योंकि पहले आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार। तो देखिए, ये आत्मा का विज्ञान वर्तमान में नहीं है, ये नहीं होगा। चेतना का विज्ञान वर्तमान में नहीं है, मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है भाई, व्यवहार का विज्ञान है। अब आप देखिए नेक्स्ट की यदि हम बात करें, यह समझते हुए चलना भाई आप सभी क्वेश्चनों को। देखिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है इसके अंतर्गत। तो यदि हम बात करें इसके अंतर्गत सही नहीं है, तो देखो, आत्मा के विज्ञान के रूप में अंदर पढ़ाया जाता था मनोविज्ञान को, मस्तिष्क के रूप में भी मनोविज्ञान को पढ़ा गया है, चेतना के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा गया है, लेकिन तर्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को नहीं पढ़ा गया। तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा भाई, यदि हम बात करेंगे तो तर्क के रूप में ये नहीं है। अब इन ऑप्शंस में देखेंगे, 1 3 2 3, केवल 1, केवल 2, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल 2, यानी दूसरा जो तर्क
के विज्ञान के रूप में, यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका कथन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तर्क के विज्ञान के रूप में, ये वाला इसके अंदर का सही नहीं है भाई। नेक्स्ट यदि हम बात करें, आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन किसका है? ये देखिए डायरेक्ट इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये परिभाषा है। ये क्या चीज है भाई? परिभाषा। और ये आई हुई परिभाषा ही है, बहुत बार ये रिपीट भी होती है, ये बहुत बार इसको पूछा गया है, इस परिभाषा को कई बार ये पूछते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम मन आत्मा को छोड़ा, मन मस्तिष्क का त्याग किया, चेतना का बहिष्कार किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रकार से भी इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। तो ये किसकी है? यदि हम इसकी बात करें तो ये परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, और ये परिभाषा मनोविज्ञान में, अब आप देखिए, मन के द्वारा कही गई है क्या? नहीं, ये इसमें नहीं है। क्या वॉटसन के द्वारा कही गई है? देखो कई बार कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, अगर व्यवहारवाद का जो जनक मानते हैं, व्यवहारवाद जिसको दिया है, व्यवहार की बात करते हैं तो वॉटसन करता है, परंतु यह भी इस परिभाषा का नहीं है। मैकडूगल की बात करें तो समवैगिक विज्ञान का है, ये भी नहीं है। तो इसके अंतर्गत कौन है भाई ये परिभाषा देने वाला? तो इसके अंतर्गत सी राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का छोड़ा, मन मस्तिष्क का त्याग किया, चेतना का बहिष्कार किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वुडवर्थ। कौन हो जाएगा इसके अंदर भाई? वुडवर्थ। ठीक है, आगे चलें। वुडवर्थ के बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। देखिए जेपी वाटसन, एक बार ये प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है भाई, अगर जेपी वाटसन का पूरा नाम क्या है? तो जॉन ब्राउड वाटसन। क्या नाम है इसका? जॉन, जेपी वाटसन का नाम यदि पूछ लिया जाए तो जॉन ब्राउड वाटसन। वाटसन, जेपी वाटसन। ये वाटसन देखिए, वाटसन के व्यवहार को जान लीजिए आप, उन 79 साल में लैब बनाई नाप। ये वाटसन जो है व्यवहार का मानते हैं, इसको व्यवहारवाद का जनक। कौन है ये वाटसन? व्यवहार, यानी व्यवहारवाद का यदि जनक पूछा गया है तो वाटसन को माना गया है। ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये व्यवहारवाद का है, तो अब देखो व्यवहारवाद का है तो आप इस प्रश्न को अपने आप समझ जाएंगे। मानसिक अवस्था का, यानी वाटसन के मनोविज्ञान किसका अध्ययन करवाता है? क्या मानसिक अवस्था का कराता है? नहीं, क्योंकि वाटसन ये बात नहीं कहता। क्या वाटसन ये कहता है? व्यवहार का। तो इसके अंतर्गत क्या स्थिति हो जाएगी भाई? यानी वाटसन ये कहता है कि व्यवहार का जो अध्ययन करवा रहा है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करवा रहा है? व्यवहार का। और यहाँ पे आपके क्या आंसर आ जाएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा आपका व्यवहार का। किसका? तो जेपी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन करवाता है व्यवहार का। क्योंकि मन मस्तिष्क का कौन करवाता है पता है आपको? मन मस्तिष्क की बात करता है अरस्तु। कौन करता है? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। कौन करता है? डेकार्टे। चेतना की बात करने वाला कौन है? वुंट, जेम्स टीचिनर। टीचिनर यानी वुंट, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, ईबी टीचिनर। ये चेतनावादी, चेतना की बात करते हैं। जबकि मन की कौन करता है? मन की बात कौन करता है? मन की करता है। यदि हम देखें मन की करने वाले कौन कौन है? मन और मस्तिष्क की बात करने वाले हैं पंपोलॉजी, जॉन लोक, ये इत्यादि कौन है भाई? मन और मस्तिष्क की बात करने वाले हैं। जबकि व्यवहार की बात करने वाला कौन है? वाटसन है ना, मैकडूगल है, ये व्यवहार की बात करते हैं। इसके बाद में यदि हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत, देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन से शब्द की बात कर रहे हैं अपन? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एंजिंग हॉन्ग्स, पुंट। अब देखो ये जो पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसने लिखी है भाई? जल्दी से बताइए किसने लिखी है?
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब ये देखिए पुस्तकों के हमें नाम याद करने पड़ेंगे जटीज, है ना। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यदि हम बात करें तो जॉन डीवी, विलियम जेम्स, हेंजिंग हांग्स। कौन है? विलियम जेम्स। कौन है भाई? विलियम जेम्स। यानी विलियम जेम्स, जेम्स ने क्या दर्शन शास्त्र से मुक्त कराया है इसको, किसको? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त कराने वाली जेम्स की बात है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने लिखी है, विलियम जेम्स ने, है ना, विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट देखिए आगे यदि हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये देखो प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, देखिए आप, देखिए फर्स्ट ग्रेड में आया, सेकंड ग्रेड में आया, थर्ड ग्रेड में आया, ये बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न रिपीट हुआ है तो इस प्रश्न का आप लगा सकते हैं कि आपकी जो परीक्षाएं आगामी परीक्षाएं हैं जो फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, आपके पुस्तकालय अध्यक्ष के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। तो ये बात किसने कही है यहां यदि हम देखते हैं तो किसने कही है? देखो ये बात यदि हम बात करें, मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और सीखने, शिक्षण और सीखने से संबंधित है। देखो यही प्रश्न एक बार दूसरी तरीके से आया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से है। यहां सीखने के स्थान पर क्या था? अधिगम। यदि अधिगम आ जाए तो आप भैया अपना दिमाग मत लगाना, आप सोचो कि अधिगम का अर्थ भी सीखना ही होता है। अधिगम के जो शब्द की बात की है वो यहाँ पे ये परिभाषा किसी दूसरे की बन जाती है। केवल यदि सीखना की बात आए तो ही हम यहाँ पे इस बात की करेंगे। देखो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से गया तो किसने कहा है ये? देखो वुडवर्थ ने नहीं कही, वुडवर्थ की बात दूसरी थी, वुंट ने भी नहीं कही है, पावलोव ने भी नहीं कही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? स्किनर। और स्किनर ने क्या कहा है भाई कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। यदि अधिगम आ जाए, शिक्षण एवं अधिगम, तो इसका ये नहीं होगा स्किनर। इसकी बात की है किसने की है भाई? क्रो ने की है, क्रो एंड क्रो नाम आएगा आपके साथ में, क्रो एंड क्रो ने इसकी बात की है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी यहां जिसकी बात कर रहे हैं हम, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये किसने कहा है भाई? यदि इसकी बात करें तो कौन है इसका? यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार कौन कह रहा है? ये शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व, यानी व्यवहार और व्यक्तित्व की बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा है? व्यवहार और व्यक्तित्व की बात कर रहा है। तो व्यवहार और व्यक्तित्व की बात करने वाला व्यक्ति है स्किनर, यानी व्यक्तित्व और व्यवहार इसके करने वाला नर। व्यक्तित्व और व्यवहार को कौन देखेगा? इसके करने वाला नर यानी स्किनर। क्लियर है पूरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आप। इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधित अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। किसके अनुसार? चार व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, किससे लेकर के भाई? यानी जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत, नहीं वृद्धावस्था तक। एक परिभाषा और है, यानी जो क्या शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है? व्यक्ति के गर्भ काल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की जो सीखने की बात करता है वो व्यक्ति दूसरा है। यहां इसके अंतर्गत बात पूछिए किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक सीखने की बात करता है। तो यहां इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई बताइए? देखो व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक की बात कर रहे हैं, क्रो एंड क्रो। कौन कहता है ये बात? क्रो एंड। देखो परिभाषाएं डायरेक्ट याद करनी होंगी भैया आपको, है ना, किसने क्या कहा है, इसलिए तो ये कौन करता है ये बात? क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। यानी दो कौवे बैठे हैं जो बातें कर रहे हैं, व्यक्तित्व और व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चंस यदि हम देखें तो
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? यह आई हुई क्वेश्चन है भाई, यह परिभाषा भी आई हुई है आपकी। कौन सी? ये वाली। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा यदि हम बात करें, यह परिभाषा किसकी है? यह है ना, यह परिभाषा किसकी है? एलिस क्रो की है, स्किनर की है, स्टीफन की है। किसकी बात करेंगे भाई? कौन है यहाँ पे? या प्रोफेसर ट्रॉ। कौन है इसके अंतर्गत? तो ये परिभाषा दी है प्रोफेसर ट्रॉ। यहाँ देखिए ट्रॉ के स्थान पे आपको ये भी मिल जाएगा प्रोफेसर ट्रा, यानी प्रोफेसर ट्रॉ जो है वो इस परिभाषा की बात करता है। ये कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है भाई? प्रोफेसर ट्रॉ ने दी है। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, क्योंकि शिक्षा बालक के खालिस्तान यानी में परिवर्तन लाना चाहती है। बालक के में परिवर्तन लाना चाहती है। अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ ही है, यहाँ पे आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन भी क्या है? आया हुआ है। तो यहां यदि हम बात करें क्या होगा इसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के किसमें खालिस्तान किसमें परिवर्तन करती है? चेतना में परिवर्तन करेगी, आत्मा में करेगी, मस्तिष्क में करेगी, व्यवहार में करेगी। हमें पता है कि हम मनोविज्ञान के अंदर व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार। क्या होगा? व्यवहार। तो यहां राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए जल्दी सी, क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत? क्या होगा बताओ? व्यवहार। कौन सा हो जाएगा? व्यवहार के अंतर्गत अध्ययन कर रही है और यहां व्यवहार ही आ जाएगा। तो यहां आप कर दीजिए जल्दी सी व्यवहार। कमेंट्स भी करते रहिए भैया, बताते रहना कौन सा इसमें ए बी, और अपने इसमें जुड़ जाइए क्लास से। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। अब आप देखिए यहां पे हम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रयोगशाला। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई प्रयोगशाला के बारे में, ये ध्यान कर लेना, यहीं पे समझ लेते हैं अपन। देखो वुंड, वुंड 79 साल में लैब बनाई नाप। वुंड वुंड अब देखो वुंड है ना इसमें, विलियम वुंड। वुंड का पूरा नाम क्या? विलियम वुंड। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की यदि हम बात करें तो देखो वुंड ने बनाई पहली मनोविज्ञान की ये मान्य प्रयोगशाला है। ये कौन सी बनाई? यानी वुंड के द्वारा जो प्रयोगशाला बनाई, विलियम वुंड के द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा। ये कहां बनाई थी भाई? लिपजिंग में। लिपजिंग किसमें बनाई थी? लिपजिंग के अंतर्गत। लिपजिंग कहां है? जर्मनी में, जर्मनी। अब ये लिपजिंग में जर्मनी में जो प्रयोगशाला बनी वो कब बनाई थी आपको पता होगा? 79, 1879 में। कब बनाई इन्होंने? 1879, 79 में यह प्रयोगशाला बनाई। और ये मान्य प्रयोगशाला है भाई, वुंड के द्वारा बनाई हुई मान्य प्रयोगशाला है ये भी ध्यान रखना। इससे पहले भी एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था जिसका नाम है जीएस हॉल। क्या है भाई? जीएस हॉल। इसने भी एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। यह अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका, जीएस हॉल। और ये बनाई थी इसने 1833 में। कब बनाई थी प्रयोगशाला? 1833 में। परंतु इसका प्रयोग जो, क्योंकि प्रयोगशाला जो बनाते हैं तो प्रयोगशाला में घटक जो भी होंगे वो परिणाम भी सही आने चाहिए, लेकिन इनका द्वारा जो किया गया, जो व्यवहार का अध्ययन किया गया वो परिणाम सही नहीं आए, इसलिए इसके द्वारा स्थापित प्रयोगशाला को मान्यता नहीं मिली। ये मान्य प्रयोगशाला नहीं है। यदि प्रश्न पूछा जाता है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जिसकी स्थापना की लेकिन उसको अमान्य घोषित कर दिया गया, तो वह प्रयोगशाला जीएस हॉल ने बनाई थी और यह अमेरिका का था 1833 में। इसके बाद की यदि बात करें, जो मान्य प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला जिसके नाम से जाना जाता है वो विलियम वुंड ने बनाई है, वो लिपजिंग में बनाई है, जर्मनी का है। और ये आपको ध्यान हो जाना चाहिए। ये भी प्रश्न पूछते हैं जो लिपजिंग में जो प्रयोगशाला बनाई थी आज वहां कौन सा विश्वविद्यालय है? तो यहां पर यदि ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो वहां कार्ल मार्क्स, कौन सा है भाई? कार्ल मार्क्स, मार्क्स, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है वहां पे।
तो वर्तमान में यहाँ इसी से हम देख सकते हैं कि वुंड के द्वारा बनाई गई प्रयोगशाला प्रथम मान्य प्रयोगशाला है, लिप्जिंग में है, जर्मनी में है वो। और आज वहां पे कौन सा विश्वविद्यालय है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। जबकि अमान्य प्रयोगशाला की यदि बात करें वो 1833 के अंतर्गत बनाई हुई है। और यदि यही प्रश्न आ जाए, अगर भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां बनाई गई थी और किसने बनाई थी, तो ये बात भी आप ध्यान रखना भाई। यदि भारत में बनी थी तो भारत में वो कलकत्ता में बनाई गई थी भाई। यदि भारत की बात कर ले, भारत में कहां बनाई गई थी प्रयोगशाला, तो आप करेंगे भाई कलकत्ता, कलकत्ता। और कलकत्ता की भी यदि हम बात करें, अपना देश 15 को तारीख को वो 15 अगस्त को होता है ना, तो अभी आप 15 याद रख लीजिए 1915। कब भाई? 15 यानी 1915। कब बनाई गई थी ये? 1915 में भारत में कलकत्ता में। और कलकत्ता में भी यदि जगह का नाम यदि हम बात कर लें तो यह है जगह कलकत्ता में है। कलकत्ता में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो उस व्यक्ति का नाम है सेन गुप्त। क्या नाम है भाई? सेन गुप्त। तो एक ही प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। दोबारा मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये प्रश्न तो आया हुआ है सीधी। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? वुंड के द्वारा की गई। वुंड के द्वारा जब की गई थी, कब की गई थी? आगे जाके प्रश्न आएंगे सारे के सारे, हमें बार बार स्पष्टीकरण नहीं करना पड़े, आप यहीं पे ध्यान दे लीजिए। कब की थी? 1879 में की गई थी। ये किसके द्वारा? वुंड के द्वारा। वुंड के द्वारा कहां पे? लिप्जिंग में। लिप्जिंग कहां है? जर्मनी में। ठीक है। अमान्य प्रयोगशाला कब बनी थी? 1833 में बनी थी। ये कहां बनी? जीएस हॉल के द्वारा बनाई गई थी, अमेरिका में बनाई गई थी। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में कलकत्ता में प्रयोगशाला बनाई गई। और कब बनाई गई? 1915 में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? सेन गुप्त के द्वारा बनाई गई। यहां बहुत सारे प्रश्न क्लियर हैं। ओके, आगे चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? देखो जस्ट मैं भी आपसे बात ही कर रहा था, अब ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसमें देख लीजिए आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की जब बात कर रहे हैं तो आया हुआ है ना भाई ये प्रश्न। तो अब देखो कौन सा होगा इसमें, बताइए जल्दी। जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने स्पष्टीकरण किया है बहुत अच्छी तरह से। तो कौन होगा इसमें? लिप्जिंग। कौन है भाई इसके अंतर्गत? लिप्जिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? कहां की गई थी? लिप्जिंग में की गई थी। और लिप्जिंग कहां है भाई? जर्मनी में है। लिप्जिंग कहां है? जर्मनी में है। कोई डाउट हो तो बताइए आप इसको। क्लियर है आपके ये क्वेश्चंस? आगे चले हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए वो देखिए वही प्रश्न आ रहे हैं घूम फिर के। देखो उसमें जो आपसे चर्चा कर रहा था, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? अब आप बता सकते हैं भाई कब स्थापित की गई, क्योंकि जस्ट पहले एक प्रश्न दो प्रश्न पहले ही मैंने स्पष्टीकरण किया है। ये सारी बातें कब की गई थी भाई? जल्दी से बताइए कौन सा हो गया इसमें? 1879। कौन सी सन में किया गया था? 1879। देखो ये सन भी बहुत सारे अलग अलग चीजों के अंतर्गत पूछते हैं, इनकी बात भी हम करेंगे। 1879 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। देखो वही प्रश्न बार बार आ रहा है देखो, इसलिए विलियम वुंट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न तो जरूर आने वाला है, इससे संबंधित जो भी होगा वो प्रश्न आएगा प्रयोगशाला से संबंधित। क्योंकि देखो घूम फिर के बहुत सारी परीक्षा में आया है। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, या सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, या चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा भाई? तो बताइए पहली मनोवैज्ञानिक, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि जर्मनी के विलियम वुंट ने कौन सी प्रयोगशाला बनाई थी? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। कौन सा हो जाएगा? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। क्लियर है भाई? कौन सा हो गया? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए वुंट जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन है? यानी कौन थे? शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन है? अब यहां देखिए, यहां यदि हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह की बात की जा रही है, पिता की बात की जाती है, तो क्या अब आप देखिए जॉन डीवी है क्या, गाल्टन है, हेविंगहास है, या थॉर्नडाइक है? जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइए इसके अंतर्गत कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलिए भाई कौन है इसके अंतर्गत, बोलिए जल्दी सी बोलिए।
डाली कमेंट्स, कौन होगा? अब देखो यहां पे एक बात आती है, थॉर्नडाइक की बात आती है। कौन है इसके अंतर्गत? थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक के एक बार इसके यदि हम बात करें, इसके गुरु का नाम था विलियम वुंट। जिसकी बात अपन कर रहे हैं विलियम जेम्स। कौन है भाई? विलियम जेम्स। गुरु कौन था इसका? विलियम जेम्स। अब ये जो विलियम जेम्स है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। विलियम जेम्स, ये विलियम जेम्स थॉर्नडाइक के क्या है भाई? गुरु हैं। कौन है ये? गुरु। अब विलियम जेम्स देखिए, ये चेतना से संबंधित बात करते हैं। चेतना, चेतना बात की, चेतना 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 की, विलियम जेम्स की यदि हम बात करें, और इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त करवाया था पूर्णतः। यानी अमेरिका में इसका बड़ा रोल है। अमेरिका मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका जनक भी मानते हैं। मनोविज्ञान का जनक, यदि आधुनिक मनोविज्ञान का, अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसमें भाई? अमेरिका में। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वाले इसको अपना जनक में मानते हैं एक तरह से मनोविज्ञान का। बट यदि सार्वजनिक रूप से बात करें, सार्वजनिक से बात करें कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो देखिए वुंट जो है, यदि हम बात करें, विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बनाया, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला बनाई, तो वुंट को माना गया है। किसको माना है? वुंट को। ये ध्यान रखना। तो यहां पे इसके शिष्य कौन है? थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक क्या करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भाई? जनक। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक इसके अंतर्गत क्या है भाई? थॉर्नडाइक इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे? पितामह। कौन थे शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह? पितामह कौन थे? ई एल थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से इसमें। ई एल थॉर्नडाइक। और इसके साथ यह भी याद रखना भैया कि कई बार पूछा, एक प्रश्न पूछा है, विलियम जेम्स और ई एल थॉर्नडाइक में संबंध है। तो क्या संबंध है? गुरु कौन है? गुरु यहाँ पे क्या है? तो यहाँ कौन सा संबंध है? गुरु और शिष्य का। यदि यही प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए, ई एल थॉर्नडाइक और विलियम जेम्स में संबंध है, तो शिष्य गुरु का जो पहले नाम दिया जाए उसी का हम संबंध स्थापित करते हैं। इस तरीके से क्रम में हम आंसर देते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस भी कि इसके अंतर्गत क्या होगा। क्लियर है भाई? अपन देखते हैं। संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? संप्रत्य निर्माण। संप्रत्य निर्माण, आप ये बताइए, संप्रत्य जानते हैं कि भाई क्या होता है? संप्रत्य शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? अधिगमकर्ता से सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से सीखने के वातावरण से। संप्रत्य का निर्माण कैसे होगा बताइए भाई? अब देखो, अधिगमकर्ता यानी जो अधिगम करने वाला होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? कैसे होगा? सीखने की प्रक्रिया से। क्या आंसर निकलेगा इसका? सीखने की प्रक्रिया से। ठीक है बंधुओं, ये प्रश्न आपको समझ में आ ही गए होंगे। हम इसी प्रकार से कंटिन्यू रोज इसी प्रकार से चलते रहेंगे और क्वेश्चनों के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में बात करते हैं। वो 21 क्वेश्चन नंबर 21 से हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आने वाली परीक्षाएं जो भी हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, यूपी टेट, पुस्तकालय अध्यक्ष, उन सब में ये प्रश्न आने वाले हैं और आ सकते हैं। यदि यहाँ पर हम इस स्पष्टीकरण को देखते हुए पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी हम टॉपिक वाइज भी अलग से क्लासें और लेंगे आगे चलकर। एक बार अपन चाह रहे हैं कि सारे टॉपिक्स को अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, फिर विषय वस्तु को अपना पढ़ाएं, तो आपका एक मानस बन जाए कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और हमें क्या पढ़ना है, वो टॉपिक्स भी हम जानेंगे। धन्यवाद।